के एक समिट हो रही है भारत के अंदर 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये बेसिकली जो थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो है वो भारत ये कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है इस समिट में वर्चुअली। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा। और आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को? बेसिकली तो ये कहा जा रहा है कि ये जो समिट है, ये वही बस जो G20 के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसी पे अब ये इंडिया ने अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी। हाउ डू यू सी दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इट मींस कि वो जो हमने पहले बात की, कुछ अर्सा पहले हमने इस चैनल पे भी बात की कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने के जो है वो फुल सोच रहा है। हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव एंड दिस समिट पर्टिकुलरली, सर? What I wanted to say is कि this is something really, बोलते ना कि वॉकिंग द वॉक एंड टॉकिंग द टॉक, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, वी विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इन इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 will give the global south a voice. So India has promised that it will, दो चीजें हैं। एक, that in its presidency it will give priority to the issues of the global south. तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इट वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रीजन वाइज ब्रेकअप कर दें, इंडिया डजंट हैव मच प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, बट इंडिया इज नाउ कंपीटिंग विद अफ्रीका, इन अफ्रीका विद चाइना। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां अमेरिका का कोई फुटप्रिंट ज्यादा नहीं है अमेरिका में। सो इन मेनी वेज यू कुड आर्ग्यू दैट इंडिया, बाय ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इज बेसिकली competing with China for leadership. But there are two chief मतलब head of state level के दो सेशंस हैं जो दोनों नरेंद्र मोदी is going to preside, और कुछ 6 या 8 अलग अलग इवेंट्स हैं, और जिसमें वो कंट्रीज को 20-20 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से 6 ग्रुप्स होंगे 120 कंट्रीज के, या देयर माइट बी सम कंट्रीज हु विल बी इन मोर देन वन। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी के ग्रुप है तो उसमें 2 किस्म के मुल्क हैं, जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं और जो बिग एनर्जी नीड्स वाले मुल्क हैं। सो इस तरह से दे हैव क्रिएटेड दिस क्लस्टर्स एंड दे विल ऑल बी अंडर इंडियन लीडरशिप। तो ये बहुत बड़ा मौका है टू एनहेंस साउथ साउथ ट्रेड भी। इससे साउथ साउथ डायलॉग नहीं हो रहा है, इट कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ साउथ ट्रेड। सो आई थिंक it is good for the global south, it is obviously very good for India, और इंडिया का स्टैचर फिर बढ़ते रहेगा अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में। और द एडवांटेज ये है कि ग्लोबल साउथ में काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी ब्राज़ील ज़रा मतलब ट्रिप हो गया, लेकिन उसमें टर्की भी है, और आपके अफ्रीका के 3-4 इकोनॉमीज हैं स्पेशली इन द साउथ विच आर डूइंग वेल, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। तो इंडिया के लिए भी एक किस्म का ब्लॉक बन रहा है। जो कि डॉक्टर जयशंकर जो है रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रिया में एक टीवी को इंटरव्यू दिया कि नहीं जी वो तो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, वी डोंट वांट टू एंगेज विद देम, वी वांट टू वर्क विद देम बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली इवन। सो डू यू थिंक ऑन दिस प्रीटेक्स्ट इंडिया कैन मेक अ पॉइंट एंड इंडिया कैन जस्टिफाई इट्स पोजीशन? ऑल ये जो ग्लोबल साउथ है इट्स नॉट ए क्लब, ऐसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। अगर G77 होता तो इंडिया could not exclude Pakistan because Pakistan is part of G77. तो उसमें इंडिया जिसको चाहे उसको डाल सकता है। एंड आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया का जो करंट मूड है, जयशंकर का ले लें या नरेंद्र मोदी का, वो बिल्कुल ही बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार ट्राई भी किया था ना, आपको याद है 2015 में शायद, ही केम टू पाकिस्तान ना सरप्राइज विजिट पर, और उसके बाद जो है सो जो पाकिस्तान का रिस्पांस था इट वाज कंसिडर्ड एज लाइक, उन्होंने धुतकार दिया इंडिया को। और अभी भी देखें आप जिस तरह से बात करते हैं, जब मदद के लिए
ऑफर किए तो फिर उसको नहीं चाहिए था उनको। इससे पहले के फ्लड्स के वक्त जब हेल्प है तो उसको यूएन के थ्रू रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था, अगर आपको याद है, इंडिया की मदद। पॉलिटिकली देखिए, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है जिसके बेसिस पे इंडिया को जाने के लिए मजबूर हो जाए पाकिस्तान। ट्रू। जैसा जैसा कि आपके पास एशिया कप हो रहा है, ना सवाल उठता है कि इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है। है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में which country will lead the this global south? Either the country, sir, the question is either the country which have more finances or the country which will have a control over institutions. देखिए, चाइना को सोवियत यूनियन से अलग करने के लिए अमेरिका ने चाइना को बहुत सारे कंसेशंस दिए, जिसका चाइना ने फायदा उठा लिया, राइट। और उसी तरह इंडिया और चाइना को लड़ाने के लिए द वेस्ट इज गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ कंसेशंस टू इंडिया। और मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि आम को जितना चाहे उतना निचोड़ ले, दूध में मिला के खा ले, बट नॉट गेट इनटू अ वॉर विद चाइना, नॉट इवन गेट इनटू अ कोल्ड वॉर विद चाइना। अभी तो इतना ज़बरदस्त ट्रेड $100 बिलियन का है, उसे रखें, बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी टू चाइना। देखिए, अनलाइक द ओल्ड गेम, जो ग्रेट गेम कहते हैं ना, बिटवीन वेस्टर्न पावर्स, रशिया को ले लें, बर्तानिया को ले लें, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, उसमें कॉन्क्वेस्ट का एलिमेंट हुआ करता था, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, जंगें चढ़ती थी। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर दो चीज़ें होंगी, एक कि द वेस्ट विल बिकम थर्ड रेट एंड द कंपटीशन विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये जब दोनों मुल्कों के बीच में जो कंपटीशन होगा, मुझे नहीं लगता कि वो मिलिट्री, दोनों मुल्क मिलिटरीली नहीं घुसेंगे ना, वो अफ्रीका में मिलिटरीली डोमिनेट करें। दे विल वांट टू डोमिनेट थ्रू चाइना, थ्रू मनी एंड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, इंडिया थ्रू मनी एंड बिजनेस एंड कल्चर। इंडिया विल प्ले द कल्चर कार्ड मोर देन चाइना। इंडिया के पास डायस्पोरा है भाई भाई, अफ्रीका में बाद ऐसे कंट्री हैं जो इंडियन राइट इतनी ज़्यादा है, दे आर द एलीट ऑफ द कंट्री। युगांडा में ले लें या गाना वगैरह में, जहाँ भी जाए द एलीट इज ऑलरेडी। और वो भी साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, साउथ इंडियंस। अफ्रीका में भी, हर जगह गांधी तो वहीं से आए। तो देर आर ऑल ऑफ दीज चांसेस दैट जो इंडियन डायस्पोरा है, दे आर इंडिजिनस एलीट इन अफ्रीका। वो ऐसा चाइना का नहीं है, दे आर नॉट इंडिजिनस, मतलब लोकल। उनको चाइनीज को चाइनीज ही समझेंगे वो, दे विल नॉट थिंक ऑफ देम एज युगांडन और अफ्रीकन वगैरह, जिस तरह इंडियंस को समझ सकते हैं कि वो इंडियन भी है। सो इंडिया हैज दैट कल्चरल एडवांटेज ओवर चाइना, बट नॉट अभी, दे आर नॉट ऑन द सेम फाइनेंशियल लेवल एज चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। सो जनाब जैसे ही इमरान खान साहब के मुबारक कदम जो थे वो मास्को में पड़े, तो रूस ने जनाब उससे हौसला पकड़ा और उन्होंने क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया। पिछले दिनों जब पाकिस्तान ने कुछ गोले ऐसी तोपों के जो पाकिस्तान के भी ज़ेर इंतज़ाम हैं, तो फिर हमें जो है ऑर्डर मिल गया, मेरा ख्याल को 30-40 हज़ार गोलों का था, कि वो हम बना के यूक्रेन के को तोपें मिली थी, तो यूक्रेन को वो उन्होंने जो एमुनिशन अप्लाई करना था वो पाकिस्तान ने देने का फ़ैसला किया। बहुत सारी चीज़ें तो बनी पड़ी थी, बाकी कुछ नहीं बना के तो वो उनके हवाले कर दी गई। कर जा रही, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें रूस से इस वक्त जाके वो फंसा हुआ है सस्ते तेल का लॉन्ग टर्म मुआहदा मिल जाए, और जिसके ऊपर सऊदी अरब को बड़ी तशवीश है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को बड़ी तशवीश है, हालांकि वो रूस का सस्ता तेल खुद भी ख़रीद रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो रियासत पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का नुक्ता नज़र है, जो ये कहते हैं कि देखिए जिस तरह यूक्रेन रूस से अलग हुआ था, हम भी तो किसी से अलग हुए थे। तो कल को अगर हम आज रूस के नुक्ता नज़र को जायज़ करार देते हैं, तो कल को कोई और भी आ जाएगा पाकिस्तान के मशरक़ की तरफ से और कहेगा कि जनाब पाकिस्तान तो हमसे अलग हुआ है, तो इसका ये हिस्सा जो है ना वो तो हमें भूल गया था, हमने गलती से इसको दे दिया था, ये हमें वापस चाहिए। तो खारजा पॉलिसी का एक बहरान तैयार हो जाता है। लिहाजा ये दोनों कंट्रोवर्सीज चूँकि बड़े टॉप लेवल पे एग्जिस्ट करती थी, तो पाकिस्तान इस मसले के ऊपर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई पोजीशन नहीं ले रहा इस वक्त।
न्यूट्रल रह जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग होती है, वो न्यूट्रल रह जाता है कि ठीक है भाई हम न्यूट्रल हैं। अब रूस के साथ भी हैंड हो रहा है और यूरोप के साथ भी हैंड हो रहा है। रूस के साथ क्या हैंड हुआ है कि रूस की जो तेल और गैस थी सस्ते दामों, जब उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना शुरू की और यूरोप ने पाबंदी लगा दी कि जो तेल का रेट होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रूस का तेल उसके 60% पे ख़रीदा जाएगा। रूस ने कहा जी मैं ऐसे ममालिक को एक्सपोर्ट ही नहीं करूँगा, लेकिन जिनको वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमली तौर पे उनको वो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के 40%, 43%, 45% तक के ऊपर बेच रहा है और लॉन्ग टर्म मुआहदे कर रहा है ताकि उसके डॉलर इकॉनमी के अंदर डुलते। अब रूस के पास LNG की भी कैपेसिटी है और LNG जो है वो हम उससे लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी सारी कैपेसिटी कोई और बुक कर गया। इंडिया भी इसके अंदर बायर है अगर देखा जाए तो। एक तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका की भी डार्लिंग है और दूसरी तरफ वो रूस के तेल का और गैस का भी बायर है और उसकी कंपनियां लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जाके कर रही हैं। क्योंकि रूस के दो इत्तेहादी जो हमारे पड़ोसी हैं भी हैं, एक तो भारत है दूसरा ईरान। अच्छा, रूस के दो इत्तेहादी जो कि हमारे भी पड़ोसी हैं अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को ज़्यादा जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा सकने के काबिल हो जाएंगे और इन्हें वस्ती एशिया के ज़रिए अपनी तिजारत मशरकी व वस्ती यूरोप तक फैलाने का मंसूबा काबिल अमल नज़र आना शुरू हो जाएगा।